हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माय मदर एट 66। ये पोएम कमला दास ने लिखी है, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट है। इनका जन्म 1934 में हुआ था और मालाबार, केरला में इनका जन्म हुआ था। इंडिया के जो फेमस पोइट्स हुए हैं, जो जाने माने रिकॉग्नाइज्ड फॉरमोस्ट प्रमुख पोइट्स हुए हैं, उनमें से एक कमला दास भी है। उनकी जो कविताएं हैं, हर वर्क्स उनकी जो कविताएं हैं जानी जाती है ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सेटैलिटी के लिए और इंडिजिनस फ्लेवर के लिए। तो ये अब ओरिजिनलिटी क्या होती है, यानी कि कोई बनावटीपन नहीं। वर्सेटैलिटी का मतलब बिल्कुल निपुणता के साथ लिखी गई कविताएं, और इंडिजिनस फ्लेवर मीन्स असली टेस्ट, देसी स्वाद। मीन्स उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद इंसान को ये लगेगा, किसी भी व्यक्ति को ये लगेगा कि हाँ, सच में केरला की कविताएं हम पढ़ रहे हैं। कमला दास ने बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी नॉवेल्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी उन्होंने, और उन सबको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा उन्होंने। और उन्होंने जो अपना नाम रखा एज अ राइटर, एज अ पोइट, वो था माधवी कुट्टी। तो कमला दास नाम तो हमें पता है, उनका नाम कमला दास है, बट एज अ राइटर उन्होंने अपना नाम अडॉप्ट किया माधवी कुट्टी। तो उनको एज अ राइटर पेन नेम बोला जाता है इसको। ये पेन नेम है, कोई भी राइटर अपना एक राइटर के तौर पर नाम रख लेता है, उसको पेन नेम बोलते हैं, माधवी कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी, जो कि एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। पद्मावत द हार्लेट नेक्स्ट उनकी एक अदर शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, 1992 में पब्लिश हुआ था। और इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री शी इज़ सेंसिटिव राइटर, यानी कि उन्होंने पोइट्री की भी बुक्स पब्लिश की है और वो एक सेंसिटिव राइटर है। सेंसिटिव राइटर का मतलब बड़ी ही इमोशनल राइटर है। जब वो लिखती है, उनकी जो कविताएं हैं, जब उनको हम पढ़ते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मन की गहराइयों से निकली हुई बातें हैं, और वो बिल्कुल छोटी छोटी बातों को कैप्चर करती है। कैप्चर करना जैसे फ़ोटो कैप्चर करना होता है, इसी तरह से छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती है और उनको प्रस्तुत करती है। रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनकी कविताओं का प्रमुख हम कह सकते हैं कि फीचर है। और माई मदर एट 66 भी इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। माई मदर एट 66 में भी उन्होंने इमोशनल टोन ली है और रिलेशनशिप पे बात की है। तो देखते हैं क्या बात की है उन्होंने इस कविता में। अब यहाँ पर बिफोर यू रीड, CBSE हमसे चाहता है कि पोएम पढ़ने से पहले हमें एक बार ये भी पढ़ लेना चाहिए। चलो इसको पढ़ते हैं। एजिंग मीन्स बूढ़ा होना। एजिंग मीन्स बूढ़ा होना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है बूढ़ा होना। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो हमसे ये पूछा गया, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े जो हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। तो सबका जवाब अलग अलग होगा, और मे भी आपके मन में कोई जवाब होगा और आप उस जवाब को मुझे तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं अभी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि CBSE हमसे क्या चाहता है, क्या आंसर चाहता है। देखो, बड़े बूढ़े केयर तो चाहते ही हैं भाई, हम उनकी केयर करें, हम उनकी देखभाल करें, उनको समय पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराएं जो उनको ज़रूरी हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको इम्पोर्टेंट फील कराना। जनरली बड़े बूढ़ों को इग्नोर करके छोड़ दिया जाता है, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि दैट दे आर नॉट नीडेड, फालतू हैं वो। मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं। वो कहानियाँ अब मैंने उन लोगों की सुनी हैं जो मेरे आसपास के लोगों
से रिलेटेड हैं कि बुढ़ापे में आकर के कई बार लोगों को वो ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ती है कि वो उनको फील होता है कि वो घर में फालतू हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है, उनको इग्नोर किया जाता है, खाना दिया जाता है टाइम पर, सब कुछ दिया जाता है, बट उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया जाता। तो हमारे बड़े बूढ़े यही चाहते हैं कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी बातों को सुने, उनसे अपने सुख दुख साझा करें। तो ये सब चाहते हैं वो, जैसे पहले वो हुआ करते थे, जैसे वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनको बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता था, लेकिन आज उनको इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। तो डेफिनेटली सीबीएसई हमसे यही चाहता है कि हम इस चीज़ की तरफ ध्यान दें और समझें। हमारे बड़े बूढ़े इग्नोरेंस नहीं चाहते। इग्नोरेंस में यहाँ पर गलत वर्ड यूज कर गया। इग्नोरेंस तो अज्ञानता होता है, मतलब वो नहीं चाहते कि उनको इग्नोर किया जाए। तो मे बी ये पोएम शायद यही दिमाग में रख कर के कमला दास ने लिखी है और सीबीएसई भी हमको यही इसी तरफ इशारा करके चाहता है कि हम इस पॉइंट को लेकर के इस पोएम को पढ़ें। तो चलो पढ़ते हैं पोएम को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा अपनी मदर को बिसाइड मी, मेरे बगल में। यहाँ पर कमला दास बोल रही है कि वो अपने घर से कोचीन जा रही थी, गाड़ी ड्राइव कर रही थी, साथ में उनकी मदर बैठी हुई थी और वो ड्राइव करके एयरपोर्ट जा रही थी। तो उन्होंने देखा, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, बगल वाली सीट पर डोज करते हुए। डोज का मतलब होता है ऊँघना। कोई इंसान जब सोने वाला होता है ना, बिल्कुल नींद आने वाली होती है उसको, तो उस वक्त की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं डोज। तो ऊँघने की कंडीशन में थी, वो ऊँघ रही थी, यानी कि सो ही रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन, उनका फेस एशन के जैसा था, राख के जैसा। यहाँ पर राख वर्ड क्यों यूज किया है? लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। राख जो है ना, वो कुछ जली हुई चीज़ों के अवशेष होते हैं। तो आपको पता है जब सारी चीज़ें जल जाती है, जब कुछ नहीं बचता तो राख बचती है। तो यहाँ पर ये वर्ड पोएट ने इसी तरीके से यूज किया कि उनकी मदर का फेस है ना, ऐसा हो गया है जैसे उसमें कुछ नहीं बचा है, उनकी बॉडी में कुछ नहीं बचा है, कोई जान नहीं बची है, कोई वाइटैलिटी नहीं बची है, कोई एनर्जी नहीं बची है। तो राख के जैसा फेस दिखाई दे रहा है, बेजान, कुछ नहीं बचा है। और यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर दिया जिसको कमला दास ने यूज किया बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए। उनकी बॉडी डेड बॉडी के जैसी लग रही थी। मदर का फेस देखकर लगा कि जैसे डेड बॉडी है वो। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उन्होंने तुरंत रियलाइज किया, एहसास हुआ उनको बिल्कुल दर्द के साथ। किस चीज़ का? माँ की डेथ से उत्पन्न होने वाला दर्द। और जब उनका मुंह खुला हुआ देखा और वो ऊँघ रही थी, तो कमला दास को एक पल के लिए ख्याल आ गया कि माँ इतनी बूढ़ी हो गई है कि वो मर सकती है कभी भी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, कि वो कभी भी मर सकती है। क्या रियलाइज किया? दैट की शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। भाई वो इतनी बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिख रही है। अभी दिख रही है मतलब मरने के जैसी लग रही है ना वो, तो इतनी बूढ़ी वो हो चुकी है कि कभी भी मर सकती है। ये रियलाइज़ किया कमला दास ने तुरंत। वैसे तो दिखा कि भाई फेस बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे डेड बॉडी का फेस खुला हुआ होता है, लेकिन फिर कमला दास ने जब रियलाइज़ किया, देखा कि वो इतनी बूढ़ी हो गई है कि वो कभी भी मर सकती है। तो अब जब ये ख्याल आया कि माँ कभी भी मर सकती है, तो कौन इंसान ऐसा होगा जिसको दर्द नहीं होगा दिल में? तो कमला दास को भी हुआ। बट सून, पर जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, बाहर निकाल दिया उस विचार को मन से। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और कमला दास ने फिर क्या किया? ये विचार बड़ा दर्द देने वाला विचार है। कोई नहीं सोच सकता अपनी मदर की डेथ के बारे में, तो उसने भी यही किया। वो नहीं सोचना चाहती थी इस बारे में, वो अपनी मदर की डेथ के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना ये विचार अपने मन से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, अब उन्होंने बाहर देखा
अपना ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन बाहर भी क्या दिखेगा, बाहर भी जो चीज़ दिखेंगी ना वो इशारा तो करेंगी उसी चीज़ की तरफ जिसको हम भूलना चाह रहे हैं। माँ की डेथ से रिलेटेड विचार को दिमाग से निकालना चाहती है कमला दास, लेकिन बाहर जो चीज़ दिखाई दी वो भी इशारा कर रही है किस तरफ, माँ की डेथ की तरफ। क्यों? यंग ट्रीज दिखाई दिए, बूढ़े जवान पेड़ जो स्प्रिंट कर रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्प्रिंटिंग वर्ड जो यूज हुआ है ना, यंग ट्रीज जो वर्ड यूज हुआ है, यंग ट्रीज स्प्रिंट करते हुए, तेज दौड़ते हुए। वैसे तो पेड़ दौड़ते नहीं हैं, लेकिन कार जब आगे चलेगी तो पेड़ पीछे दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर सिंबॉलिक है ये चीज़, कमला दास ने सिंबल के तौर पर लिया है। यंग ट्रीज का मतलब सिंबल है ये कि भाई पेड़ तो यंग है, दौड़ सकते हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, और तेज दौड़ते हुए पेड़ पीछे की तरफ तेज दौड़ते हुए भागता हुआ समय है जो कितना जल्दी बीत गया है। माँ कितनी जल्दी बूढ़ी हो गई है और अब वो मरने वाली है। तो यहाँ पर पोएट ने कंट्रास्ट क्रिएट किया है, कंपैरिजन किया है यंग ट्रीज में और ओल्ड मदर में। यहाँ पर यूथ यंग एज में और ओल्ड एज में कंपैरिजन किया है कमला दास ने। और मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, भागकर बाहर निकलते हुए अपने घर से। तो यहाँ पर यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन दोनों के दोनों यूज किए हैं कमला दास ने दिखाने के लिए बिगिनिंग ऑफ लाइफ को। और किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? बूढ़ी मदर के साथ, जो कि एंडिंग ऑफ लाइफ पर खड़ी है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम की दूरी पर खड़े एयरपोर्ट पर पहुंच गई है कमला दास और अपनी मदर को कुछ कदम की दूरी से खड़े होकर के देख रही है। लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल face as a late winter's moon and felt old familiar ache। तो मदर की तरफ उसने दोबारा देखा, जिनका फेस बिल्कुल पेल पड़ चुका है, बिल्कुल वॉन पड़ चुका है, कमज़ोर पड़ चुका है, बिल्कुल बेजान, बिल्कुल लेट विंटर्स मून के जैसा लेट विंटर में मून हो जाता है ना, चंद्रमा हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही फेस। अब ये लेट विंटर मून से मदर के फेस को क्यों कंपेयर किया है यहाँ पर? तो अभी ये एक क्वेश्चन आता है पेपर में, लेट विंटर्स मून के साथ मदर के फेस को क्यों कंपेयर किया कमला दास ने? देखो, विंटर जो होता है ना वो सीजनल साइकिल का बिल्कुल एंड होता है, और आपको पता है इसके बाद स्प्रिंग सीजन आता है। तो जिस तरीके से विंटर इज़ द एंड ऑफ सीजनल साइकिल, ओल्ड एज इज ऑल्सो द एंड ऑफ लाइफ साइकिल। तो लेट विंटर्स मून में फॉगी होता है सब कुछ, और फॉगी होता है जो मून होता है ना वो उसमें थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देता है। इसी तरीके से ओल्ड एज में बुढ़ापे की वजह से, वीकनेस की वजह से, कमजोरी की वजह से और ज़िंदगी की चिंताओं की वजह से फेस अपना अट्रैक्शन खो देता है, वो पेल पड़ जाता है, बिल्कुल बेजान पड़ जाता है। इसी तरीके से तो विंटर जो है ना वो डेथ का सिंबल है, और लेट विंटर्स मून जो होता है वो ब्लड होता है, तो वो भी एक तरीके से नेगेटिविटी का सिंबल है। तो मदर का फेस उसी चीज़ को शो कर रहा है कि बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ, तो इसीलिए कंपेयर किया गया है। तो राइटर ने जब अपनी मदर के उस फेस को देखा तो उनको वही फेमिलियर मीन्स जाना पहचाना एक दर्द महसूस हुआ। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड्स फियर। बचपन में बच्चों को डर होता है माँ से जुदा होने का, माँ से अलग होने का। हम सभी उस दौर से गुजरे हैं। माँ से जब दूर जाते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं या माँ कहीं जाए छोड़ करके बाजार जाए, तो बच्चा रोता है। बच्चे को पता भी नहीं है क्यों रोता है, वो उसको एक अनएक्सप्लेन्ड एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, एक तरह का इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, तो वो रोता है। तो अब वो तो बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता है, लेकिन हम बड़े हो चुके हैं और हम समझ चुके हैं कि माँ के दूर जाने का मतलब क्या होता है। और वो दूर जाना थोड़े समय के लिए होता था, लेकिन आज तो फॉरएवर है। तो इसलिए कमला दास को डर तो होगा, और इंसान की फितरत है कि वो आने वाले
बुरे समय को पहले ही सोच करके डरना शुरू कर देता है। तो कमला दास डर रही है, सोच रही है, और यहाँ पर वो गिल्टी भी फील कर रही है, क्योंकि मदर को जिस केयर की ज़रूरत है, जिस अटेंशन की ज़रूरत है, जिस इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है, वो उसको नहीं दे पा रही है। कमला दास उस बुढ़ापे में अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पा रही है। मे बी शी इज़ अ करियर ओरिएंटेड वुमेन, अपने करियर की वजह से नहीं कर पा रही है वो, या फिर अपनी फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं कर पा रही है, क्योंकि शादी के बाद अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी सोसाइटी में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही एक्सपेक्ट किया जाता है औरतों से कि वो अपने माँ बाप से दूर ही रहती है, अगर अपने माँ बाप को अपने घर पे ला करके नहीं रख सकती। तो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। तो अब वो करियर की वजह से नहीं कर पा रही है अपनी मदर की केयर, या अपनी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं कर पा रही है, बट दोनों ही कंडीशन में वो गिल्टी फील कर रही है, और वो जो चाहती है वो नहीं कर पा रही है, अपनी मदर की केयर नहीं कर पा रही है, और मदर से दूर होने की जो बात है, मदर के डेथ का जो आइडिया है, उसे अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है, और वो अपनी माँ को बता भी नहीं पा रही है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो वो बचपन का डर उसे फील होता है, बचपन में डर होता है माँ से जुदा होने का, और वो मोमेंटरीली, आवरली और कुछ डेज के लिए ही था, लेकिन आज तो फॉरएवर है, तो डर ज़्यादा हो जाएगा। तो बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा। तो उसने सिर्फ एक ही बात बोली अपनी मदर को, सी यू सून अम्मा, मिलते हैं माँ दोबारा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि वो अपनी मदर को वो नेगेटिविटी नहीं देना चाहती है जो उसके मन में भरी हुई है। वो अपनी मदर को तो होप देना चाहती है, पॉजिटिविटी देना चाहती है, इसीलिए बोल रही है सी यू सून अम्मा। और मे बी वो छिपा रही है अपने मन के उस डर को, जो कि हम समझ गए हैं कि वो शायद अपनी माँ से अब दोबारा ना मिले। इन शब्दों के पीछे उस बात को छुपा रही है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो वो हंसती रही। तो वो स्माइल जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि भाई कमला दास के मन में जो चल रहा है ना, वो अपनी स्माइल के पीछे छुपा रही है, और वो अपनी मदर को होप देना चाहती है, पॉजिटिविटी देना चाहती है। तो ये सब कुछ वो अपनी स्माइल के पीछे छुपा रही है। तो अब इस पोएम को हमने पढ़ा है और हमको समझ में आ गया, कमला दास ने रिलेशनशिप की बिल्कुल छोटी छोटी बातों को इस पोएम के अंदर एक्सप्रेस किया है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जाना था, कमला दास की एक क्वालिटी है, इस तरीके से वो लिखती है। अब यहाँ पर कुछ पोएटिक डिवाइसेस आए हैं जो शायद आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है, एज लेट विंटर्स मून। तो मदर के फेस को कंपेयर किया है लेट विंटर मून से। तो जब किन्हीं दो डिसिमिलर चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए, यानी कि दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलती नहीं हैं, लेकिन उनकी कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं, उनको जब लाइक, एज या सो वर्ड्स का यूज करके कंपेयर किया जाए तो सिमिली होता है। जैसे कि अब मैं बोलूँ ही, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज फाइटिंग लाइक अ टाइगर। ही इज फाइटिंग लाइक अ टाइगर। अब ये मैन है और इसको कंपेयर किया जा रहा है टाइगर से। तो मैन और टाइगर तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्या मैन टाइगर के जैसा होता है दिखने में? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनकी लड़ने की जो क्वालिटीज़ है ना, लड़ने की जो क्वालिटी है, उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो मीन्स उनके अंदर कोई दो ऐसी क्वालिटीज़ है जो मिलती हैं। तो टाइगर कैसे लड़ता है? निडर होकर के, बिल्कुल डोमिनेट कर लेता है। तो ही इज़ ऑल्सो फाइटिंग लाइक अ टाइगर। तो जैसे यहाँ पर बोला, द गार्डन इज लाइक पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है। द गार्डन इज लाइक पैराडाइज। तो अब यहाँ पर देखो, गार्डन पैराडाइज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। पैराडाइज तो स्वर्ग है, तो गार्डन के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो पैराडाइज से मिलती होगी, यानी कि ब्यूटी या पीस। तो गार्डन को पैराडाइज से कंपेयर किया लाइक वर्ड यूज करके, तो यहाँ पर सिमिली हो गया है। बट अगर इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को मैं इस तरीके से लिखूँ, ही इज़ टाइगर इन द वॉर फील्ड, बैटल फील्ड भी बोल देंगे हम। तो वो टाइगर है बैटल फील्ड में। यहाँ पर लाइक और एज वर्ड का यूज किया ना, उसको ही टाइगर बना दिया हमने, ही इज टाइगर। तो यहाँ पर ये सिमिली नहीं है, कंपैरिजन तो हुआ लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज करके नहीं हुआ है। तो अब ये मेटाफर है। विच पोएटिक डिवाइस इज इट? मेटाफर। और इससे पहले वाला था सिमिली। दिस इज द स्पेलिंग, SIMILE।
तो अभी एक और सेंटेंस बोला था ना, दिस गार्डन इज़ लाइक पैराडाइज। अगर मैं बोलूँ दिस गार्डन इज़ पैराडाइज, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं किया है, गार्डन को ही पैराडाइज बोल दिया है, तो यहाँ पर मेटाफर हो गया। अगर मैं बोलूँ दिस गार्डन इज़ लाइक पैराडाइज तो सिमिली हो जाएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं। देखो ये जो है उनका मदर का फेस है ना, एज वर्ड का यूज किया, लेट विंटर्स मून, मदर का फेस लेट विंटर मून के जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, हर फेस इज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, तो यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं सिमली को बोल सकते हो कि सिमली है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका फेस कंपेयर किया है कॉप्स के साथ, डेड बॉडी के साथ, और कौन सा वर्ड यूज़ किया, लाइक, तो ये सिमली हो गया यहाँ पर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सिमली और मेटाफर क्या होता है। वैसे डिटेल में मैं एक वीडियो डालूंगा सभी पोएटिक डिवाइस पे, जो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगी। अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं। जनरली पेपर में 80% क्वेश्चन टेक्सचुअल में से ही आते हैं, तो आप फोकस कीजिए इन क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। तो देखो, पेन एंड एक इज़ रिलेटेड टू द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, माँ से बिछड़ने का जो डर है ना, उसको फील करती है पोइट। देखो, पेन और एक में भी डिफरेंट होता है। पेन ऐसा होता है जिसको हम बियर कर सके, सहन कर सके, लेकिन एक को हम बियर नहीं कर सकते। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बचपन में जो डर था, पेन था, वो बियरेबल था, मदर से थोड़ी देर के लिए दूर होने का था, लेकिन आज वो एक में बदल गया, अनबियरेबल पेन में बदल चुका है, एक में बदल चुका है, क्योंकि अब माँ से जो जुदाई होगी ना, वो हमेशा के लिए होगी। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक शी इज़ एक्सपीरियंसिंग, कि वो मदर से जुदा होने का डर जो है, वो जो दर्द क्रिएट कर रहा है, उसको फील कर रही है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। अब आपको पता है स्प्रिंट करना मतलब तेज़ दौड़ना, जो कि रेसर्स दौड़ते हैं। ट्रीज़ स्प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ये तो कार दौड़ रही है, और कार जब दौड़ रही है तो ट्रीज़ पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उनको क्यों दिखाया गया ऐसे तेज़ दौड़ते हुए? तो सीधी सी बात है, पोइट ने इनको इसलिए दिखाया ताकि वो कंट्रास्ट क्रिएट्स कर सके, कंपैरिजन क्रिएट कर सके ओल्ड एज में और यंग एज में। क्योंकि यूथफुल जब कोई होता है ना, तो वो स्प्रिंट भी कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है, वो एनर्जी से भरा होता है, लेकिन बुढ़ापे में एंड हो जाता है लाइफ का, और वाइटलिटी नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, और लेजी हो जाता है इंसान। तो वो कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए पोइट ने डिस्क्राइब किया है ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए। वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो सेम काम करने के लिए पोइट ने मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम को यहाँ पर यूज किया है। हंसते खेलते हुए बच्चे किस चीज़ का सिंबल हैं? हैप्पीनेस का, एनर्जी का, एक्टिविटी का। लेकिन बुढ़ापे में आकर के इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो यहाँ पर पोइट फिर से कंट्रास्ट क्रिएट कर रही है, फिर से कंपैरिजन क्रिएट कर रही है। किस चीज़ के बीच में? बिगिनिंग ऑफ लाइफ के बीच में और एंडिंग ऑफ लाइफ के बीच में, और चिल्ड्रन के बीच में और बुढ़ापे के बीच में, बच्चों के बीच में और बूढ़ों के बीच में। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। लेट विंटर मून जो होता है ना, वो किस चीज़ का सिंबल होता है? एंड का सिंबल होता है, वाइटलिटी लेसनेस का सिंबल होता है, एनर्जी लेसनेस का सिंबल होता है। क्योंकि विंटर जो होता है ना, विंटर सीजनल साइकिल का एंड पार्ट होता है, और इसी तरीके से बुढ़ापा भी हमारे लाइफ साइकिल का एंड पार्ट होता है। तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिमिलर हैं। और मून जो होता है ना, सर्दियों में वो कैसा हो जाता है, फोगी एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लर दिखाई देता है, धुंधलाई दिखाई देता है, और बुढ़ापे में आकर के इंसान का फेस थोड़ा सा डल हो जाता है। तो इसीलिए लेट विंटर मून के साथ मदर के फेस को कंपेयर किया गया है। वट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। देखो, जब पार्टिंग का मतलब जुदा होते वक्त, अपनी मदर से जब दूर हो रही है ना, वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, तो वो हंस रही है और वो कुछ बोल रही है, सी यू सुनम्मा। तो उससे क्या
मतलब निकलता है। तो सीधा सा यही मतलब निकलता है कि वो अपने मन में जितने भी ज़्यादा अपने अपने मन में जो गिल्ट लिए हुए है, जो अपने मन के अंदर वो दर्द लिए हुए है, उस सबको छुपाना चाहती है वो अपनी स्माइल के पीछे और अपने पार्टिंग वर्ड्स के साथ। तो वो छुपा रही है और वो अपनी मदर को पॉजिटिविटी देना चाहती है, होप देना चाहती है, और वो कहीं ना कहीं खुद को भी वो होप देना चाहती है कि हम मिलेंगे दोबारा, जिस वक्त मैं दोबारा आऊँगी तो शायद मदर से मिल पाऊँ। तो दैट पॉजिटिविटी, हालांकि वो तो पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन अपनी मदर को तो वो नेगेटिविटी वो नहीं देना चाहती है, इसीलिए वो हंसती है और ये कहती है सी यू सुन अम्मा। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी ही।